Hi friends, welcome you all to this live session. So in today's live session we are going to discuss our IN IFS MCQs unit number 28, which is based on reforms and development in banking sector. For your information, let me tell you about our daily quizzes which we are daily conducting via our app. So दोस्तों daily quizzes ऐप के माध्यम से प्रत्येक दिन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका फ्री जो कि कम्प्लीटली फ्री है, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करने में। और दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको पेज नंबर पहले ही बता दिया जाता है कि कल के जो डेली क्विजेज होंगे इसमें मैकमिलन बुक के इन सभी पेज नंबर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ज़रूर हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, हम लोग अब ये यूनिट नंबर 28 को कंटिन्यू करते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग एक यूनिट को कवर कर रहे हैं, एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। यू कैन गेट 40% डिस्काउंट ऑन ऑल JIV and CIV courses. So offer validity is for today only. Coupon code you have to use is Super40. So what are the courses covered? Theory PDF, 3000 plus MCQs, mock test, video course, daily quizzes, and as well as quick revision capsule PDF. So by enrolling in these courses, you can elevate your chance of passing the JIV and CIV examination. Top-notch training to ace those challenging subjects. Unlock your success with this limited offer. So friends, what you have to do, आपको क्या करना है, you just have to install this particular app, JIV and CIV made simple, and the app link is provided in the description section also. Just click on this link and you will go through. Now let's see the first question that we have. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी अर्थव्यवस्था में। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि इसमें आपको हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, इसमें इसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है और सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। तीसरा ऑप्शन है कि एक्सटर्नलिटीज़ को क्रिएट करते हैं। चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑल द अबव। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसका बेसिक हिंट देता हूँ। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, जिससे जो कि ज़रूरी है सोसाइटी के ऑपरेशन के लिए, विच इज़ नीडेड फॉर सोसाइटी ऑपरेशन और प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी और एंटरप्राइज। तो सोसाइटी के प्रॉपरली वर्किंग के लिए, एंटरप्राइज के प्रॉपरली वर्किंग के लिए दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों पहला ऑप्शन जो कर रहा है हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत सालों लगते हैं इसको बिल्ड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, और कॉस्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट होता है, लेकिन दोस्तों बेनिफिट भी सिग्निफिकेंट होता है। जहाँ तक बात है जेस्टेशन पीरियड की, तो बेसिकली ये लंबा समय लगता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बिल्ड एंड ब्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑपरेशन। और जो कॉस्ट होता है बिल्डिंग का, मेंटेनिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो लोअर होता है जब उसको लार्ज स्केल पे बिल्ड किया जाता है। सो इट हैज़ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक स्केल का मतलब क्या हुआ कि देखिए, यदि मान लीजिए कि लार्ज स्केल पे आप यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट कम होगा। जहाँ तक बात है एक्सटर्नलिटीज़ की, तो बेनिफिट और जो कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो जो लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं उसके दूर तक, उसके बियॉन्ड इसका बेनिफिट पहुँचता है। जैसे मान लीजिए कि एक रोड है, ठीक है, एक नया रोड है, जिस कारण से दोस्तों बिजनेस को आसान हुआ अपने गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन में, जिस कारण से दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हमारा आर्थिक विकास हुआ, राइट। लेकिन दोस्तों रोड जो है नॉइज पॉल्यूशन भी इंक्रीज करेगा, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे और पीपल हेल्थ पे, ठीक है। तो बेनिफिट और कॉस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो जो लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं उसके बियॉन्ड है। तो कंक्लूड यदि किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, इसके पास सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, और ये एक्सटर्नलिटीज़ को क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक वेल फंक्शनिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये हेल्प करता है बिजनेस को, जिससे गुड्स और सर्विसेज को आसानी से लेन देन कर सकें, जिस कारण से कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक पावर ग्रिड का एग्जांपल ले लीजिए, एक पावर ग्रिड हेल्प करता है बिजनेस को कि वो 24/7 ऑपरेट हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। एक क्लीन वाटर सप्लाई हेल्प करता है पब्लिक हेल्थ के इंप्रूवमेंट में। एक मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बिजनेस को हेल्प करता है ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, राइट। So the correct answer is option number D, all of the above. Now let's see question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों प्राइवेट इंटरप्राइज जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के डिजायर्ड लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है। ऑप्शंस आर ड्यू टू नेचुरल मोनोपोली, ऑप्शन बी ड्यू टू द नीड फॉर रेगुलेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है बोथ ए एंड बी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो प्राइवेट इंटरप्राइज है वो डिजायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो ये नेचुरल मोनोपोली तब होता है जब जो सबसे एफिशिएंट तरीका है गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने का, वो एक सिंगल कंपनी के इज़ फॉर अ सिंगल कंपनी टू कंट्रोल द मार्केट, ठीक है। तो सबसे जो एफिशिएंट तरीका वो ये है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने का सिंगल कंपनी को, कि वो मार्केट को कंट्रोल करे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जो गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोवाइड करने का फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, राइट। सो द मेन रीज़न इज फिक्स्ड कॉस्ट जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने का वो क्या है, हाई है, और इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है मल्टीपल कंपनीज को कम्पीट करने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है कि बहुत सारे कंपनी जो है पावर लाइन को बिल्ड करे मेंटेन करे, ये एफिशिएंट है कि सिंगल कंपनी बिल्ड करे और मेंटेन करे पावर लाइन को और बिजली को कंज्यूमर तक पहुँचाए। तो वही कर रहा है ड्यू टू नेचुरल मोनोपोली, ऑप्शन ए। ऑप्शन भी कर रहा है कि नीड्स फॉर रेगुलेशन। देखिए नीड्स फॉर रेगुलेशन एराइज तब होता है कि जो प्राइवेट इंटरप्राइज है वो डिजायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, चाहे उनके पास मान लीजिए कि नेचुरल मोनोपोली नहीं भी है तब भी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइज प्रॉफिट से मोटिवेटेड होते हैं और वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे यदि उनको लगता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को रिकूप नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी है, वो एक नया रोड नहीं बनाना चाहती, ये नहीं बनाएगी यदि वो बिलीव करती है कि वो इनफ ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा ताकि अपने रेवेन्यू को कवर कर सके। तो ये इंश्योर करना कि प्राइवेट इंटरप्राइज जो है डिजायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करे, तो सरकार उन्हें रेगुलेट करती है, राइट। तो इसके अंदर प्राइस सेट करना, सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस के रिक्वायरमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करना, ऑल दीज आर इंक्लूडेड। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो यदि कंक्लूड करें तो प्राइवेट इंटरप्राइज जो है डिजायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस नहीं अचीव कर पाती है नेचुरल मोनोपोली के कारण या नीड्स फॉर रेगुलेशन के कारण। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे बिजली के केस में इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है मल्टीपल कंपनीज को कि वो बिल्ड करे मेंटेन करे पावर लाइन को, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को रेगुलेट करती है ताकि इंश्योर कर सके कि रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। वाटर के केस में दोस्तों ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है मल्टीपल कंपनीज को कि वो बिल्ड करे और वाटर पाइप को मेंटेन करे, इसीलिए सरकार रेगुलेट करती है वाटर सेक्टर को ताकि इंश्योर कर सके कि क्लीन और सेफ सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल हो सभी सिटीजन को। यदि टेलीकम्युनिकेशन की बात करें इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है मल्टीपल कंपनीज को बिल्ड करना मेंटेन करना सेलफोन टावर, इसीलिए सरकार क्या करती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करती है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now next question, what is the importance of good quality infrastructure for economic growth? पहला, it leads to inclusive growth, option B, it leads to poverty alleviation, option C, it leads to reduction in income inequality। दोस्तों देखिए सवाल ये है आपका गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इस कारण से दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ भी होता है, पॉवर्टी एलिवेशन भी होता है और इनकम इनइक्वालिटी में रिडक्शन होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा क्वालिटी रहेगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक वेल फंक्शनिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिस कारण से लोगों को वर्क करना, स्कूल जाना, हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट लेना ये सभी आसान हो जाता है। जहाँ तक बात है पॉवर्टी एलिवेशन की, तो दोस्तों पॉवर्टी एलिवेशन अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है कि पॉवर्टी को आप एलिवेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपका क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी ये सभी सर्विसेज लेकर। जहाँ तक इनकम इनइक्वालिटी की बात है तो देखिए गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से आप इनकम इनइक्वालिटी को भी कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है पुअर रीजन में ताकि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे मान लीजिए कि एक नया रोड है, राइट, एक नया रोड है, उस कारण से दोस्तों बिजनेस को आसान होगा कि वो रूरल एरिया तक अपने शॉप तक पहुंच सके, जिससे जॉब क्रिएट होगा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट होगा। तो ये सभी तीनों पॉइंट्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इनके अलावा गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है सोशल वेलफेयर पे। जैसे मान लीजिए कि एक वेल मेंटेन्ड रोड नेटवर्क है, इससे आसान होता है कि लोग अपने काम पे जा सकें, स्कूल जा सकें, हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट ले सकें। एक रिलायबल पावर ग्रिड से दोस्तों लोगों को सेफ रखा जा सकता है पावर आउटेज के दौरान। और क्लीन वाटर सप्लाई हेल्प करता है स्प्रेड ऑफ डिजीज के स्प्रेड को प्रिवेंट करने में। तो ओवरऑल गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ एंटरप्राइज, सो लेट मी एक्सप्लेन।
सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सवाल ये है कि किस तरह के एंटरप्राइज हैं, विच टाइप ऑफ एंटरप्राइज कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके सामने कुछ इंटरप्राइज के नाम लिखे गए हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट अच्छे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन से इंटरप्राइज को अवेल करते हैं, बेनिफिट मिलता है। एमएसएमई को, लार्ज इंटरप्राइज को केवल, पब्लिक इंटरप्राइज को केवल, नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका एमएसएमई। एमएसएमई को यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से। आपको पता है दोस्तों, ये एमएसएमई हमारे इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं और मेजोरिटी ऑफ बिजनेस और जॉब जो बहुत सारे कंट्रीज़ में है इनके अकाउंट में होता है। तो अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसएमई को बहुत तरह से बेनिफिट करता है। सबसे पहला तरीका है, मैं आपको समझा दूं कि कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूस्ड कॉस्ट, राइट। तो देखिए अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा कि एमएसएमई को बिजनेस करने में कॉस्ट कम होगा। जैसे एक वेल फंक्शनिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इससे क्या होता है कि गुड्स एंड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम होता है। दूसरा है दोस्तों, एक्सेस टू मार्केट बढ़ता है, इंक्रीज एक्सेस टू मार्केट। तो अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसएमई को हेल्प करता है कि नए मार्केट में एक्सेस कर सकें। जैसे नया रोड, इससे आसान होता है एमएसएमई को कि अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। तीसरा है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से एमएसएमई का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। जैसे एक रिलायबल पावर सप्लाई है, वो एमएसएमई को हेल्प करता है कि वो 24/7 ऑपरेट हो सके। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन होता है। तो अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है डोमेस्टिक से और फॉरेन इन्वेस्टर से। तो एक अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट करता है सभी तरह के एंटरप्राइज को, लेकिन ये पार्टिकुलरली बेनिफिशियल होता है एमएसएमई के लिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वेल फंक्शनिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो एमएसएमई को हेल्प करेगा अपने गुड्स और मटेरियल को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने में। एक रिलायबल पावर सप्लाई है, वो एमएसएमई को हेल्प करता है अपनी मशीनरी को 24/7 ऑपरेट होने में। क्लीन वाटर सप्लाई, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन। सो ओवरऑल गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एमएसएमई के अपलिफ्टमेंट में, राइट। Now let's see the next question. What is the purpose of building general infrastructure facility in a country for a small enterprise? यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पर्पस है जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग का किसी कंट्री में स्मॉल इंटरप्राइज के लिए। सो ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है टू लिमिट द कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंटरप्राइज, टू हेल्प स्मॉल इंटरप्राइज कंप्लीट सक्सेसफुली विद लार्ज स्केल इंडस्ट्री, टू जनरेट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज स्केल इंटरप्राइज। दोस्तों देखिए स्मॉल इंटरप्राइज जो है चैलेंजेस फेस करते हैं ताकि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कम्पीट कर सकें। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। मैं समझाता हूँ। तो जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि इनके पास फाइनेंस का एक्सेस नहीं होता है, स्मॉल इंटरप्राइज के पास, उनके पास मार्केट का, टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता है। तो दोस्तों जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बिल्ड करने से क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल इंटरप्राइज हैं उनका प्लेइंग फील्ड जो है वो अब लेवल अप करते हैं, उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल रिसोर्स का। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। तो सपोज देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो वो हेल्प करता है स्मॉल इंटरप्राइज को ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट कर सके एफिशिएंटली, जिस कारण से उनका कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। एक रिलायबल पावर सप्लाई इसमें हेल्प करता है स्मॉल इंटरप्राइज को कि वो अपने मशीनरी को 24/7 ऑपरेट कर सकें, जिस कारण से प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो हेल्प करते हैं ताकि अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट को, स्मॉल इंटरप्राइज को। सो ओवरऑल जो कहा जाए ऑप्शंस वाइज चले तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है टू लिमिट द कंपटीशन विद लार्ज स्केल एंटरप्राइज। देखिए ये गलत है, ये पर्पस नहीं है जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, अपोजिट सही है। लिमिट नहीं करना, राइट। पर्पस ये है कि हम जो है हेल्प करें स्मॉल इंटरप्राइज को ताकि वो कम्पीट कर सके लार्ज स्केल एंटरप्राइज। ऑप्शन बी तो मैंने समझा ही दिया, राइट। ऑप्शन सी कर रहा है टू जनरेट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज। देखिए दोस्तों ये मेन पर्पस नहीं है जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग का। देखिए जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग से ये जॉब क्रिएट करेगा, तो प्राइमरी पर्पस ये है कि स्मॉल इंटरप्राइज कम्पीट कर सके लार्ज स्केल इंटरप्राइज से। एंड ऑप्शन डी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लार्ज स्केल इंटरप्राइज, ये भी मेन पर्पस नहीं है। तो सर्विस का जो क्वालिटी है वो लार्ज स्केल इंटरप्राइज प्रोवाइड करती है वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होता है जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अवेलेबिलिटी से। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन।
So friends, let me introduce you to our GIB 1 month crash course. So in this crash course, you will get fast track learning, you will get concise videos, unit wise MCQs, concise notes, mock tests, daily quizzes, everything you will get in this particular course, which have been developed for 1 month. So all the content, जितने भी content provided है इस particular course में, वो useful होंगे आपके short term revision के लिए, आप quickly chapter को revise कर पाएंगे. So do enroll in this particular course. What you have to do, you have to just install the particular app, whose link I have provided in the description section. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसे इंस्टॉल कर लें, एंड फ्रॉम द ऐप यू कैन एक्सेस दिस पार्टिकुलर कोर्स, राइट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बेनिफिट है अच्छे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी के लिए? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टाउन? So options are you can see high productivity level, lower cost of enterprise, both A and B, C and D, none of this. Obviously both A and B are correct, that its productivity level increases and the cost of enterprise decreases. Now next question, what is the consequences of inadequate infrastructure for economic development? So what are the consequences of adequate infrastructure for economic development? Additional costs in terms of time, effort and money for accessing essential social service, slower economic development, both A and B. So friends, correct answer is both A and B. So ये जो हमारा inadequate infrastructure का जो consequence होगा वो ये होगा कि cost बढ़ेगा, टाइम एफर्ट मनी सब बढ़ेंगे, और हमारा जो आर्थिक विकास है वो भी क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कंपोनेंट होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गैस जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइप, वाटर वर्क एंड सप्लाई, ऑल द अबव. बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या कंपोनेंट्स है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? So what's the correct answer? Correct answer is option number D, all the above. Now what are the channels for financing infrastructure in India? इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने का क्या क्या चैनल्स हैं? होम हाउस होल्ड सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल द अबव. सो फ्रेंड्स, यदि आपको फाइनेंसिंग करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सो चैनल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हैं ये सभी: हाउस होल्ड सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल द अबव. व्हाट परसेंट ऑफ हाउस होल्ड सेविंग आर टिपिकली इन फ्यूचर्स? What percentage of household saving are typically in banks? 25%, 50%, 75%, 100%. Correct answer is 50%. तो यानी कि household saving का 50% typically बैंक में होता है. So friends, this is detail regarding GIB PDF plan. It includes theory and MCQs for all 4 subjects. So besides this theory and MCQ, what you will get extra? You will get previous year questions, and also you will get quick revision capsule PDF. So do enroll in this particular plan and enjoy the benefits that we are providing. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने में मेन चैलेंज क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एनफ पैसा नहीं है हमारे पास, फिर दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर को कन्विंस करना, तीसरा है कि सेविंग को चैनलाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, और डी कर रहा है कि रिस्क को मैनेज करना. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि हमारा जो सेविंग्स है उसे चैनलाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. कौन से 2 चैनल्स हैं जिसके थ्रू फंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तक पहुंचता है? गवर्नमेंट, DFIs, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, ऑल द अबव. तो फ्रेंड्स, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर. सो यूजिंग द गवर्नमेंट, DFIs एज वेल एज so channels through which fund reaches the infrastructure sector. So the correct answer is all the above: government, DFI, commercial bank, etc. कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट से डिफरेंट है? पहला ऑप्शन है इट हैज जस्ट लॉन्गर अपॉर्चुनिटी. So infrastructure financing, how does it differ from financial manufacturing? So it has long maturity, it is required less money per project, it carry low risk, all the above. So the correct answer is it has longer maturity. Next question that we have, what are the some of the risk associated with infrastructure financing? Infrastructure financing से associated with कौन सा risk है? Demand uncertainty, environmental surprises, technological obsolescence, all the above. So obviously all the above are the correct answer. Infrastructure financing से related ये सभी के सभी risk associated हैं. कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं DFIs के?
What are the main objectives of DFI? So to finance project that conforms to the commercial return standard, to provide short-term credit for capital intensive investment, to promote long-term investment with considerable social benefit, to mobilize long-term deposits and lend for similar maturities. So the question is DFI's objective is asked. Correct answer is option C, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट के साथ। इनमें से कौन सा सेक्टर DFI में फाइनेंस करता है? DFI किस सेक्टर में फाइनेंस करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्री। जैसा कि नाम ही है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सो दे इन्वेस्ट इन माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्री। So friends, this is the our JIBN CIB Made Simple app. You will get this interface when you log in. So please contact me on this particular WhatsApp number if you have any query related to JIB upcoming examination. So do like and share our channel. Do subscribe the channel, ताकि सब्सक्राइब करने पे जैसे ही हम लोग नया वीडियोस अपलोड करें उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। एंड फाइनली